डियर स्टूडेंट्स, हम लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत पिछले क्लास में मिट्टी के बारे में पढ़े थे, भारत की मिट्टियों के बारे में। उसमें आधारभूत अध्ययन हम लोगों ने किया था। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि भारत में मिट्टी के कितने रूप पाए जाते हैं, यानी कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आमतौर पे जो इसके अध्ययन की शुरुआत हुई, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, उसमें दो व्यक्तियों का नाम आता है। एक वोएल्कर का, जिन्होंने भारतीय मिट्टियों पर 1893 में अध्ययन किया, और दूसरा नाम जो आता है लीदर का, जिन्होंने 1898 में अध्ययन किया। और इन दोनों ने भारतीय मिट्टी का चार वर्गों में विभाजित किया था। चार वर्ग इनके बनाए थे। जो चार वर्ग थे उसमें जलोढ़, काली मृदा, लाल मृदा और लैटेराइट। बाद में इस पर अधिक अनुसंधान हुआ बीच में, और वर्गीकरण किया गया। और वर्तमान समय में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा 10 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रो है जो आपको जानना चाहिए कि भारतीय मिट्टी तो अनादिकाल से अपने अस्तित्व में थी और काफी उपजाऊ हमारा देश अनादिकाल से था। लेकिन भारतीय मिट्टी के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन आधुनिक युग की देन है, और इसकी जो शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी के अंत में। उसमें दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक वोएल्कर और एक लीदर। इन दोनों ने 1893 क्रमशः 1898 में अध्ययन करके बताया। वो अध्ययन आधारित था मिट्टी के ह्यूमस के आधार पे, मिट्टी के कण के आधार पे, उस पर जल की उपस्थिति के आधार पे और वनस्पति के आधार पर। 1898। तो इस आधार पे इन विद्वानों ने कहा कि भारत में 4 ही प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं: जलोढ़, काली रेगूर, लाल मृदा और लैटेराइट मृदा। लेकिन उसके बाद आजादी के बाद लगातार जो है अनुसंधान होता रहा। ICAR भी बना। इसके अलावा मृदा अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। इन लोगों ने समय समय पर अनुसंधान किया और भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण करते रहे। अभी वर्तमान समय में रिसेंटली जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हमारे देश की एक स्वायत्तशासी संस्था है जो कृषि से जुड़े हुए मुद्दों को देखती है, तो वो मिट्टी का भी उसने अध्ययन किया और वैज्ञानिक ढंग से भारतीय मिट्टी को 10 वर्गों में वर्गीकृत किया। पारंपरिक रूप से कोई भी किताब है तो उसमें आमतौर पे आपको जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, लाल मृदा, वन मृदा, ये सब वर्गीकरण आपको मिलेगा। लेकिन ICAR ने वैज्ञानिक आधार पे इसको 10 वर्गों में बांटा है और बाजाबते तौर पे उसका डेटा दिया है। तो हम लोगों को वर्तमान समय परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ICAR के मुताबिक बताया गया जो 10 वर्गीकरण है उसे पढ़ना है। बाकी जो पारंपरिक रूप से पढ़ी जाती थी उसे उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि प्रश्न जो आपको आएगा वो इसी से आएगा। प्रश्न पारंपरिक जो अध्ययन पूर्व से था उससे प्रश्न नहीं आएगा। इसी कारण से ज्योग्राफी के इस सेक्शंस में स्टूडेंट्स जो है
अच्छे अच्छे प्रश्नों का जो है वो गलत उत्तर दे करके आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये डेटा वाइज क्लास है, आंकड़ों पे आधारित क्लास है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि तथ्यों को समझते हुए आंकड़ों को याद करते हुए चलिए। तथ्य भी इसमें आएंगे, आंकड़े भी आएंगे, तो दोनों का सम्मिलित अध्ययन आपका इसमें होगा। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, ताकि सारे तथ्य आपको समझ में आए और आंकड़ा भी याद होता चला जाए। तो उसमें पहला जो वर्गीकरण है उसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़, इसको हम लोग एलुवियल सॉइल इंग्लिश में कहते हैं। जी, जहां तक जलोढ़ मृदा का प्रश्न है, इसका कुल जो क्षेत्र है, यानी मृदा के क्षेत्र का कुल क्षेत्र, वो 143.5 मिलियन हेक्टेयर। अगर कुल कृषि योग्य मृदा की बात किया जाए तो इसका प्रतिशत जो है वो 43.36% आता है। यदि इसका विस्तार देखें हम लोग कि कहां पाया जाता है ये, तो विस्तार में सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये इसका एक बड़ा भाग है। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती घाटी भी के अधीन भी पाया जाता है। और इसके साथ साथ पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान में भी ये मृदा है। अगर इन सभी का देखें कि निर्माण कैसे हुआ इस मृदा का, इसका निर्माण दो प्रकार से हुआ। एक प्रकार है नदियों द्वारा बिछाई गई मृदा से, और दूसरा है कि समुद्र के पीछे हटने से। तो इसमें जो, ऐसे इसको समझिए कि यहां से लेके गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र का मैदान, नर्मदा, ताप्ती और पूर्वी घाट तटीय मैदान से लेकर के ये सभी के सभी नदियों द्वारा निक्षेपित है। और पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो समुद्र के पीछे हटने के परिणाम स्वरूप हुआ है। हम और डिटेल्स आपको देंगे, इसमें घबराइए नहीं। इसका जो रंग होता है, कलर, वो हल्का भूरा होता है, और इसका विभाजन जो होता है वो दो भागों में होता है, बांगर प्लस खादर। इसमें कमी जो होती है वो पोटाश, और अधिकता इसमें जो होता है, प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है पोटासियम, हाँ, वो फास्फोरिक एसिड का।
साहब, जलोढ़ मृदा आप डेटा के हिसाब से देख रहे हैं कि जो 10 प्रकार की मृदाएं हैं उसमें आधा भाग जो है जलोढ़ मृदा का है, लगभग कह लीजिए। क्यों? क्योंकि 1.43 मिलियन हेक्टेयर पर यही बिछा हुआ है और ये कुल मृदा का जो है 43.36%। आपको पता होना चाहिए कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो पूर्व के क्लास में ही हमने बताया था कि मृदा प्रोफाइल यानी सॉइल प्रोफाइल के आधार पर मृदाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक मृदा को बलुई मृदा हम लोगों ने कहा था, दूसरा मृदा जो था वो चिकनी मिट्टी का मृदा था और तीसरा था दोमट मिट्टी का। तो जो चिकनी मिट्टी का था उसमें बालू नहीं मिला हुआ होता था, बलुई मृदा में बालू की प्रतिशतता अधिक थी और चिकनी मिट्टी में अगर बालू मिक्सिंग हो जाए साथ ही साथ उसमें ह्यूमस हो यानी सड़े गले पेड़ पौधे या जंतुओं के अवशेष, तो वही मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा में कन्वर्ट कर जाती है। तो तीनों मृदाओं में सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा है, एलोवियल सॉइल, अपने सॉइल प्रोफाइल के हिसाब से। अब ऐसी परिस्थिति में हमारे देश में कह सकते हैं आप कि अधिकांश भूमि जो है उर्वर है, फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि 43.36% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। अब देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो घाटी है, मतलब सतलज नदी जहां से बह रही है तो उसके दोनों छोर पर जो मैदानी भाग है वो सब इसकी घाटियों में शामिल हो जाए, चाहे वो 100 किलोमीटर दूरी पर हो या 200 किलोमीटर दूरी। तो उस हिसाब से सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र को अगर मिक्स कर दीजिए तो संपूर्ण उत्तर भारत आ जाता है। यानी संपूर्ण उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा का अस्तित्व पाया जा रहा है। तो सिर्फ यही नहीं है बल्कि नर्मदा और ताप्ती नदी का जो बीच का इलाका है, तो उस बीच के इलाका में भी जो मैदानी भाग है वो मैदानी भाग भी जलोढ़ मृदा का है। इसके अलावा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के समुंदर और पहाड़ के बीच में जो मैदान है, कहीं 80 किलोमीटर है, कहीं 50 किलोमीटर है, ये मैदानी भाग, वो भी एलोवियल सॉइल है, वो भी जलोढ़ मृदा है। अब इसके निर्माण प्रक्रिया पर देखते हैं तो अधिकांशतः इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई, बिछाई गई मिट्टी से हुआ है। तो नदियां कैसे बिछा देती हैं मिट्टी? तो नदियां में आप देखिएगा हर वर्ष बाढ़ आता है, तो बाढ़ उसके ऊपरी क्षेत्रों पर यानी मैदानी भागों में जब चढ़ जाता है और जब उतरता है तो इन नदियों में पाई जाने वाली मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में फैला देती है। तो इस ढंग से इन मैदानों का निर्माण हुआ है। तो उसमें सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती और पूर्वी तटीय में नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टियों से उसका निर्माण हुआ है। लेकिन पश्चिमी तट का जो मैदान निर्मित हुआ है उसके बारे में कहा जाता है कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है, तो किसी जमाने में जो था वो पश्चिमी घाट पर्वत से समुद्र लगा हुआ था और भू हलचल के कारण पश्चिमी घाट का भाग जो है ऊपर की ओर उठ गया, जिसकी वजह से जो है समुद्र आगे चला, पर्वत से जो है दूर हट गया और बीच में मैदान का निर्माण हो गया। तो पश्चिमी घाट मैदान का जो निर्माण हुआ है वो समुद्री मिट्टी से हुआ है, सागरीय मिट्टी से हुआ है, यानी सागर के पीछे हटने के कारण हुआ है। और सागर पीछे क्यों हट गया? तो सागर पीछे हट इसलिए हो गया कि पश्चिमी घाट का जो पर्वत था वो जो है भू हलचल के कारण ऊपर उठ गया, उभर गया। तो उसके बाद वाला भाग जो समुद्र में डूबा हुआ था वो उभर कर करके मैदान के रूप में स्पष्ट रूप से आकृति बनाता है और इस पर समुद्री मिट्टी जो है वो जमी हुई थी। इसलिए पश्चिमी घाट मैदान का निर्माण जो है नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी से नहीं हुआ है बल्कि समुद्री मिट्टी से हुआ है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब देखिए ये बिछाने के आधार पर भी
जो मिट्टी बिछाई जाती है, तो मैदान दो प्रकार के हैं ये, माने मिट्टी, एक बांगर मिट्टी और दूसरा खादर मिट्टी। तो नदियों का एक तटीय भाग ऐसा होता है जिसमें हर वर्ष बाढ़ आता है। तो हर वर्ष जहां बाढ़ आए तो वहां की जो मृदा बनेगी उस मृदा को खादर मृदा बोलेंगे। और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है जिन क्षेत्रों में, जैसे गया में, तो यहां जो मिट्टी पाई जाएगी वो बांगर मिट्टी कहलाएगी। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों अलुवियल सॉइल है, लेकिन इसके कण जो थे वो बहुत महीन महीन मिलेंगे, लेकिन बांगर के कण जो है वो मोटे मोटे मिलेंगे। कहीं कहीं आपको कंकड़ भी मिल जाएगा बांगर मिट्टी में। तो गया में आप रहते हैं, गया में आप मिट्टी निकाल करके देखिए तो आपको जगह जगह पर कंकड़ पत्थर जो है वो मिलेगा। तो क्यों मिलेगा? क्योंकि ये बांगर कहलाता है। इसका रंग जो है हल्का भूरा होता है और इसमें अधिकांशतः फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, और कमी किसका होता है? तो पोटाश का होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और भी चीजें हैं, लेकिन जो क्वेश्चन एराइज जिससे होता है कि किसकी अधिकता होती है अलुवियल सॉइल में, किसकी कमी होती है, तो फास्फोरिक एसिड का अधिकता होता है और पोटाश की कमी होती है। तो इतना डेटा अगर आप जरोड़ में रखते हैं तो आप ज्योग्राफी में पूछे गए प्रश्नों का पीटी का भी आंसर दे सकते हैं और मेंस का भी दे सकते हैं। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो मिट्टी है जिसको हम लोग को पढ़ना है वो है लाल मृदा। दूसरे किताबें पढ़ेंगे तो इसके बाद तुरंत काली मृदा दे देगा, लेकिन हम आपको सीक्वेंस के तहत पढ़ा रहे हैं कि मात्रा के हिसाब से जितना है हम उसको सीक्वेंस में बता रहे हैं कि इसके बाद ये है सबसे ज्यादा रेड सॉइल। इसको देखिए कि इसका जो कुल क्षेत्र है वो 61 मिलियन हेक्टेयर है। और ये जो 61 मिलियन है कुल मृदा का प्रतिशतता अगर देखें तो 18.5%। इसका विस्तार अगर हम लोग देखें तो तमिलनाडु के से लेकर करके बुंदेलखंड तक, ये उत्तर से दक्षिण हो गया, और पूरब से पश्चिम अगर आप लोग देखिए तो राजमहल से लेकर काठियावाड़ तक। राजमहल झारखंड, हाँ, और काठियावाड़ गुजरात में है। तो देखिए ये आप मत समझिए कि पूरा ये तो जो दिया हुआ है वो पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप आ गया, ये दक्षिण भारत हो गया, ऐसा नहीं। तमिलनाडु के कुछ जिलों में, उसके बाद आंध्रा के, कर्नाटक के कुछ जिलों में, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में पाया जाएगा। इधर झारखंड से लेकर काठियावाड़ तक के कुछ जिले हैं, वहाँ ये लाल मृदा पाई जाएगी। तो जो जिले हैं उसमें देख लीजिए कि दक्षिणी महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जैसे बुंदेलखंड, मिर्जापुर, सोनभद्र, राजस्थान के कुछ जिले हैं जैसे बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, पूरे राजस्थान में नहीं। तो इन जगहों पर जो है वो इसका विस्तार पाया जाता है। अब देखिए इसका रंग जो लाल है वो एक धातु पाई जाती है इसमें जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड
के कारण जो है ये लाल होता है। और विशेषता इसकी यह है कि ये मिट्टी ऊपर में लाल होगा, लेकिन नीचे में इसका कलर जो होता है वो पीला होता है। ठीक है। इसमें जो कमी पाई जाती है जिस चीज की, वो फास्फेट, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की। मुख्य रूप से आप नाइट्रोजन रखिए, और ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। इसका दो भाग होते हैं, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग अनुर्वर होता है और निचला भाग जो होता है वो उर्वर होता है। जो उर्वर होता है उसमें गेहूं, कपास, दलहन, तंबाकू, ज्वार, ये जो उर्वर वाला भाग है इसमें गेहूं, कपास, ज्वार, तिलहन, दलहन, ये सब की फसलें जो है वो सर तिलहन मतलब तेल, जैसे सरसों वगैरह। सरसों हो गया। हाँ, तिलहन में जितना आता है वो। दलहन में दाल वगैरह। तो जो लाल मृदा है वो मात्रा के हिसाब से दूसरा स्थान है इसका। सबसे ज्यादा तो जलोढ़ मृदा पाया जाता है, और उसके बाद जो है लाल मृदा हमारे क्षेत्र में पाया जाता है। वो कितना भाई, तो 61 मिलियन हेक्टेयर में। जलोढ़ मृदा आप देख रहे हैं 143 मिलियन हेक्टेयर, तो सबसे ज्यादा ये हो गया। दूसरे नंबर पर जो है इससे काफी, माने आधा से भी कम है। कितना, 61 मिलियन हेक्टेयर, जो कुल हमारे मृदा का 18.5% भाग है। विस्तार कहाँ, तो तमिलनाडु नीचे से आप देखिएगा तो ऊपर में बुंदेलखंड तक, यानी मध्य प्रदेश तक। तो इसमें सारे क्षेत्रों में नहीं है, पूरा जितना स्टेट आ रहा है सब में नहीं, उस स्टेट के कुछ भागों में है। क्यों? क्योंकि इसका जो लाल मृदा का जो निर्माण होता है वो निर्माण फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। तो जहां जहां ये फेरिक ऑक्साइड्स के फ्रैक्चर करने से या टूटने से जो मृदा बनी है वहीं ये मृदा पाई जाएगी, सब जगह नहीं पाई जाएगी। लेकिन एक लंसक भौगोलिक विस्तार दे दिया गया है कि इतना ही बीच में अनेक स्थानों पर जो है ये पाई जाती है। रंग इसका फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। विशेषता ये है कि आमतौर पे आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र में जिसका विस्तार है वो पठारी भाग है, मैदानी भाग नहीं है। तो पठारी भाग में कुछ हिस्सा जो है वो ऊंचाई का होता है, कुछ हिस्सा नीचा वाला होता है। तो जो ऊंचाई वाले भाग पर, जो ऊपर वाले भाग पर जो है वो लाल मृदा पाई जाएगी, वो अनुर्वर होगी, उसमें बहुत चीज पैदा नहीं होगा। लेकिन जो निचला भाग इसका है लाल मिट्टी का, वो काफी उर्वर होता है। उसमें क्या क्या होता है, तो गेहूं, कपास, ज्वार, तिलहन और दलहन की खेती की जाती है। और इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसलिए इसमें खेती करना होगा तो नाइट्रोजन युक्त जो है उर्वरक होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्लियर? आपको क्वेश्चन? अब देखिए साहब, तीसरा जो मृदा हम लोग को पढ़ना है वो है काली मृदा, ब्लैक सॉइल। नीचे पीला होता है। हाँ, जो महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे क्वेश्चन आ सकता है हम उसको बोर्ड पर लिख रहे हैं। पहले इतना याद कर लीजिए, फिर इसके अंदर में जाइएगा, और इतना ही काफी है आपके लिए। सिर्फ बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए, तथ्य लिख रहे हैं और जो समझा रहे हैं उसको समझिए, इतना आपके लिए एनफ। अब देखिए, ये इसका जो कुल क्षेत्र है काली मृदा का, वो 50 मिलियन हेक्टेयर है।
अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 15%। बहुत कम। इसका निर्माण का जो स्रोत है वो ज्वालामुखी लावा है। इसका अन्य नामकरण भी है। सिर्फ काली मृदा ही इसको नहीं बोलते हैं, ये रेगूर इसको बोलते हैं, प्लस कपासी मृदा भी बोलते हैं, प्लस चेरनोस्म भी बोलते हैं। ठीक है। इसका विस्तार जो पाया जाएगा वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ये सब में पाया जाएगा। इसका रंग गाढ़ा काला होता है। डार्क ब्लैक। इसकी विशेषता है कि सूखने पर दरार पड़ जाएगा और गीला होने पर चिकना हो जाएगा। इसमें अधिकता जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, चूना और कैल्शियम का। और कमी इस मृदा में जो पाई जाएगी वो नाइट्रोजन का और फास्फोरस का। इसमें जो उत्पादन होगा वो सबसे ज्यादा कपास का होगा, इसीलिए इसको कपासी मृदा भी बोलते हैं। इसके अलावा दलहन और मोटे अनाज भी पैदा किए जाते हैं। मोटे अनाज का मतलब ज्वार, बाजरा। ठीक है। तो देखिए ये तीसरा जो ग्रुप है काली मिट्टी का वो भी हमारे लिए काफी उपयोगी है। ये कुल हमारे मृदा के क्षेत्रफल में 50 मिलियन हेक्टेयर में ये विस्तृत है, फैला हुआ है, जो कुल मृदा का 15% भाग है। इसका जो निर्माण स्रोत है इसका आपको पता है कि नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी से। इसका है कि ज्वालामुखी जो निकला और उसका जो राख फैला वही राख मृदा में जो कन्वर्ट कर जाता है, तो उसी को हम लोग काली मृदा के नाम से जानते हैं। इसका अन्य नाम रेगूर और कपासी मृदा भी है। कपासी मृदा इसलिए कि कपास के फसल के लिए उपयोगी है। और इसी मृदा को विदेशों में चेरनोस्म कहा जाता है। हम लोग यहाँ काली मृदा या कपासी मृदा बोलते हैं, विदेशों में इसे किस नाम से जाना जाता है? चेरनोस्म नाम से। तो भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में मुख्य रूप से 2 राज्य इसके लिए काफी हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। इसीलिए आप देखिए कि इन 2 राज्य ही कपास के सबसे बड़े उत्पादक हैं। रंग इसका गाढ़ा काला होता है। विशेषता इसकी यह है कि अगर सूख जाएगा तो पपड़ी पड़ जाएगा, माने दरार पड़ जाएगा। दरार इतना कि आपका पैर उसके अंदर घुस जाएगा, इतना ज्यादा दरार छोटा मोटा नहीं रहता है। और अगर भीग जाएगा ये तो चिपचिपा हो जाएगा, गीला हो जाने के बाद फिसलन इस पर आपको।
इसमें अधिकता लोहा, चूना और कैल्शियम का है, कमी किसका है? तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फास्फोरस और का है। फास्फोरस। इसमें उत्पादन क्या होता है? तो कपास होता है, दलहन होता है और मोटे अनाज होते हैं। तो ये आपका तीसरा था। अब आते हैं कि चौथा जो मृदा है, लेटेराइट, लाल लाल लेटेराइट। उसके बाद है कर्म के हिसाब से पर्वतीय मृदा, यानी प्रतिशतता के हिसाब से पर्वतीय मृदा, यानी माउंटेन सॉइल। तो देखिए साहब, इसका जो कुल क्षेत्र है वो 18.2 मिलियन हेक्टेयर है। और प्रतिशतता अगर देखें तो 5.5%। इस पर्वतीय मृदा में अगर देखें तो विस्तार जो इसका पाया जाता है वो असम में, दार्जिलिंग में और हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर। पहाड़ी इलाके में ज्यादा है। हाँ, बता रहे हैं आपको। इसमें जो उत्पादन होता है, जो कृषि कर्म होता है, वो मक्का, चावल, दलहन, तिलहन। चाय सर। चाय यहाँ नहीं होगा, बताते हैं आपको। देखिए, पर्वतीय मृदा का जहां तक प्रश्न है तो इसका मतलब हुआ कि पर्वत पर पाई गई मृदा। तो पर्वत पर जो मृदा पाई जाएगी उसके दो रूप होंगे। एक कि जो पर्वतों का ढलान है उस पर, और जो उसका निचला भाग है उस पर। आमतौर पे घाटी आप जिसको बोलते हैं, घाटी में मैदान नुमा संरचना होती है। तो जो पर्वत का ऊपरी भाग है पर्वतीय मिट्टी का, उसमें देवदार पौधे पाए जाएंगे, उसमें खेती नहीं होती। लेकिन जो निचला भाग है उसमें जो खेती होती है उसमें मक्का ज्यादा होगा, फिर चावल होगा, फिर दलहन होगा और फिर तिलहन। प्रतिशत के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से इसका पर्वतीय मृदा का चौथा स्थान है। यही पूर्व के अध्ययन में हम लोग नहीं करते। पूर्व के अध्ययन से और अब के अध्ययन में डिफरेंस क्या है? यही है, यहां से डिफरेंस शुरू होता है। ठीक है। अब देखिए, अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो है मरुस्थलीय मृदा। यानी डेजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय मृदा का जो कुल क्षेत्र है वो 15 मिलियन हेक्टेयर है। अगर प्रतिशत में देखें हम लोग तो 4.4% है। इसका अगर विस्तार देखें हम लोग
कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो इसका विस्तार राजस्थान में है, गुजरात में है। तो राजस्थान में भी सभी जगह पर नहीं, गुजरात में भी सभी जगह पर नहीं, और यहाँ जो उत्पादन होता है जिस चीज का, वो बाजरा का होता है, ज्वार का होता है, दलहन का होता है और चारे का होता है। तो देखिए, मरुस्थलीय मृदा है क्या, जिसमें बालू के अंश ज्यादा है और एक प्रकार से अनफर्टाइल लैंड ये माना जाता है। इसमें वही पौधे पैदा होते हैं जिसको कम पानी की आवश्यकता है, और इन क्षेत्रों को उर्वर बनाने का प्रयास किया गया है। राजस्थान के क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, जो भारत में नहरों की लंबाई में सबसे लंबी नहर मानी जाती है। तो उसके माध्यम से इन क्षेत्रों को उपजाऊ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और उपजाऊ बनाने के परिणाम स्वरूप अब जो नई परिस्थिति वर्ग के सामने आई है, जिसको बाद की क्लास में लोग देखेंगे, कि गेहूं की भी उत्पादन यहाँ किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में चावल भी उत्पादित किए जा रहे हैं। तो अब पहले वाली बात जो है वो नहीं रही। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मरुस्थलीय विकास क्षेत्र परियोजना ये 1972 में शुरू की गई थी, और उसके माध्यम से जो है इन क्षेत्रों का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक छठे प्रकार की मृदा का प्रश्न है, तो उसमें लैटेराइट आता है। लैटेराइट इसका अगर कुल क्षेत्र देखा जाए तो वो 12.2 मिलियन हेक्टेयर है, या 12 मिलियन हेक्टेयर इसको मानिए, और इसका प्रतिशत अगर देखा जाए तो 3.5%। 3.7%। अगर इसका विस्तार हम लोग देखें लैटेराइट मृदा का, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, इसके अलावा पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियां, सतपुड़ा, विंध्य, और जितना भी पर्वतीय क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। मेघालय वगैरह में भी इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें हाँ, इसका रंग जो है ईंट के समान होता है। इसकी विशेषता यह है कि ये मलाई के तरह भीगेगा ना, ये तो मलाई जैसा होता है उस टाइप की ये मिट्टी हो जाएगी। और ये लैटर शब्द से निकला है, और लैटर का मतलब होता है ब्रिक्स, ईंट। तो ईंट का जो कलर होता है वही कलर इस मृदा का होता है। ये पूरी तरीके से उपजाऊ नहीं मानी जाती है, अनुपजाऊ मानी जाती है। तो ये 6 तक है, और बाकी 4 बचा, तो इसका स्नैप ले लीजिए, उसके बाद उधर से मिटा कर करके हम बाकी मृदाओं के बारे में बताते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने मृदा देखा था, यानी छठे पॉइंट लैटेराइट तक, यही मृदा मुख्य मृदा मानी जाती थी।
इसके अलावा भी ICAR ने मृदाओं का स्थानीय आधार पे इन 6 से हट करके रूप देखा गया है छोटे रूप में, और जो जितने भी हैं वो सभी के सभी अनुर्वर हैं, अनफर्टाइल हैं। तो उसमें ये 7वें पर लाल और काली मृदा है जो बुंदेलखंड, अरावली, गुजरात में पाया जाता है, और अनुर्वर होने के कारण इसमें ज्वार और बाजरा और मक्के पैदा होते हैं। दूसरा, रंग के आधार पर धूसर और भूरी मृदा का एक दिया गया है, वो राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है, यह भी अनुर्वर मृदा, अनफर्टाइल है। तीसरा, पर्वतीय के आधार पर एक उप पर्वतीय भाग है, ठीक है, जो पूरी तरह पे पर्वत नहीं है बल्कि सब माउंटेन एरिया है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर के असम तक फैला हुआ है। इसमें कोई खेती नहीं होता है, सिर्फ जंगल पाया जाता है, वन पाया जाता है। और जो जलोढ़ मृदा पहले पढ़ चुके हैं, अगर जलोढ़ मृदा का अति उपयोग हुआ, खास तौर से सिंचाई के माध्यम से जलोढ़ मृदा के में कृषि की गई, नहरों के माध्यम से, तो उसका एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि उन पानियों का नमक जो है वो उस मृदा पर ऊपर में बैठते चले जाते हैं और फिर उसका रंग वाइट तरह का हो जाएगा ऐसे मृदा का। तो इन मृदाओं की उर्वरता कम हो जाती है। ऐसे मृदाओं को ऊसर बोलते हैं और अलग अलग जगहों पे इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे रेत, कल्लर, ऊसर, राकर और धूल। तो ये वो 10 वर्गीकरण था जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने करके बताया है, और अभी वर्तमान समय में भारत में मृदाओं के वर्गीकरण में यही 10 वर्ग जो है वो मान्य है। जलोढ़ का ही टाइप है, जलोढ़ का ही ये मतलब कि अनुर्वर भाग को हम लोग इसको बोलते हैं। अब देखिए, ये तो मूलभूत अध्ययन हम लोगों ने 2 क्लास में किया, लेकिन सिविल सर्विस के दृष्टिकोण से इसके आगे का एक टॉपिक है, वो काफी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, जो ज्यादा पूछा जाता है, और वो है कि भारतीय मृदा की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सॉइल क्या क्या है। तो जैसे अपर्दन का है, उसके अलावा जो है वो वाटर लॉगिंग की समस्या है, वन उन्मूलन की समस्या है, इसके अलावा जो है वो डेजर्टिफिकेशन की समस्या है, मरुस्थलीकरण की। तो इन सभी समस्याओं को हम लोग को पढ़ना है और इसके निदान के क्या उपाय। तो यह सिविल सर्विस के मेंस के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण ये सेक्शन है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपके पीटी के परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो कल का जो क्लास लेंगे उस क्लास में हम लोग प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सॉइल यानी भारतीय मृदा की समस्याओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।